नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आईएएस मेंटोर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और ईमानदारी के साथ अपनी आने वाली परीक्षाओं में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होने वाली हैं, उसको और आसान बनाने के लिए, उसमें मदद करने के लिए दोस्तों, ये जो चैनल है आईएएस मेंटोर, ये आपके लिए अपने क्रैश कोर्स को लॉन्च कर चुका है। ठीक है दोस्तों, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था कि क्रैश कोर्स क्या होगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। जैसे आपका भी बीपीएससी होने वाला है, ये 30 सितंबर को ही होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा आपका यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ हो गया। ये सभी एग्जाम्स जो अभी विद इन 2.5 से 3 महीने के अंदर होने वाले हैं, ठीक है? इसको कंप्लीट कराने के लिए एक आप जब तक शॉर्ट रणनीति मतलब एक स्मार्ट रणनीति नहीं बनाएँगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, उस क्रैश कोर्स को हर टीचर अपने-अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के यहाँ पे आ रहा है और उससे संबंधित जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो उसका प्रैक्टिस सेट है, उसको यहाँ पे करवाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो हमने प्रैक्टिस सेट तैयार कराया है, ये 25 राज्यों में जो भी पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को यहाँ से टॉपिक वाइज बांट करके आपकी प्रैक्टिस बनाई गई है। आप खुद सोचिए कि प्रैक्टिस के लिए आपके जिस परीक्षा का आप देने जा रहे हैं, अगर उसी से संबंधित हर जगह की परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर मिल जाए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती। इसीलिए हमारी टीम ने जो है दोस्तों, वो 25 साल के जो भी प्रीवियस पेपर है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, चाहे वो साउथ इंडिया में कहीं स्टेट में पेपर हुआ है, वहां के सभी पेपरों को लेकर के टॉपिक वाइज उसका जो है वो पीपीटी यहाँ पे तैयार की गई है, जिसको जैसे हमारी टॉपिक कंप्लीट होगी, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो क्लास होने वाली है, मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री सेक्शन को देखूंगी, हिस्ट्री पढ़ाऊंगी आपको। और इसके लिए मैंने आपको जो है कल ही बताया था कि पढ़ने की रणनीति क्या होगी, तरीका क्या होगा। आज हम अपनी क्लास को देखेंगे कि हम हिस्ट्री में कैसी चीजों को पढ़ेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इसको हम देखेंगे। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री मतलब अतीत की जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे आपने टॉपिक में देखा कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं का सामाजिक एस्पेक्ट्स क्या है, उनका जो है राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, उनका जो है आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है, इन सभी पहलुओं पे हम नजर डालेंगे। उससे महत्वपूर्ण जो भी चीजें बन सकती हैं आपके एग्जाम के लिए, हम उन्हीं चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। फालतू यहाँ पे कोई बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत स्मार्ट तरीके से चीजों को कवर करना है। तो आज हम हिस्ट्री को देखेंगे दोस्तों, और हिस्ट्री में भी हम एंशियंट इंडिया को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया को देखेंगे दोस्तों, और एंशियंट इंडिया में भी हम स्टोन एज को स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, हम स्टोन एज को देखेंगे। स्टोन एज से संबंधित जो भी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा। तो एंशिएंट इंडिया यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा। देखिए, एंशिएंट इंडिया में क्या है, ये नहीं कि हम सारी चीजों को कहानी सुनाएंगे और पढ़ाएंगे, क्योंकि जिन कहानियों का कोई मतलब नहीं है, जिससे एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएंगे, हम उसको यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि हम पहले बेसिक चीजों को कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक की हम बेसिक चीजें देखेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी को हम बेस मान के उन चीजों को उठाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का दोस्तों एक अलग ही रिलेवेंट होता है। उसके अलावा हम अपने क्लास नोट्स को देखेंगे। जो हमारा क्लास नोट्स होगा दोस्तों, उस क्लास नोट्स को हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन फैक्ट्स को हम बार बार पढ़ेंगे। आपको बताएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि कोई भी अगर पीछे पूछा हुआ फैक्ट है, अगर वो हमसे गलत हो रहा है, तो हम रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे गलती नहीं करनी है। और उसको याद कैसे करें, पढ़े कैसे, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। और जो मेन पार्ट है दोस्तों, ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन, और जो मेन पार्ट है दोस्तों, उसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चीज को कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सफलता पाने का जो एक दर होता है वो घट जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए हम एंशिएंट इंडिया में देखते हैं। हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को देखने से पहले एक छोटी सी चीज को देख लेते हैं, जो एक बहुत बेसिक है, कि हम हिस्ट्री को देख रहे हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं हिस्ट्री को। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में बांट करके देखा जाता है। 3 पार्ट में किसमें बांटते हैं दोस्तों? तो एक को तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ोगे ना, तो ये शब्द बार बार आपको दिखेंगे, प्रागैतिहासिक। देखिए, प्रागैतिहासिक काल, एक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एक को जो है वो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है दोस्तों, प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है, या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है,
दूसरे को दोस्तों हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं या उसको प्रोटो हिस्टोरिक फेज कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों, या उसको प्रोटो हिस्टोरिक फेज कहा जाता है। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। ठीक है, थर्ड जो होता है दोस्तों वो आपका ऐतिहासिक काल होता है। थर्ड जो होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। ऐतिहासिक काल जिसको हिस्टोरिक एज कहा जाता है। ये बेसिक चीजें हैं, कुछ लोगों को पता होंगी, जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है उसको बता दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो इनके बांटने का जो तरीका है दोस्तों, जैसे आपका प्री हिस्टोरिक एज है, मतलब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे कोई भी जो भी इतिहास या जो भी घटनाएं हैं उनका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। ठीक है, ना ही लिखित विवरण है दोस्तों, ना ही इनकी कोई लिपि है। जब इनकी कोई लिपि नहीं है, कोई इनका लिखित साक्ष्य नहीं है, तो यहाँ पे पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंतर्गत कौन सी व्यवस्था को रखा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं स्टोन एज को। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग स्टोन एज को रखते हैं। स्टोन एज मतलब दोस्तों पाषाण काल को। पाषाण काल को किस में फेज में रखा जाता है, तो उसको दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं इस टाइम पीरियड में, जो भी घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही हैं इनका हमें लिखित साक्ष्य है। क्या है दोस्तों, इनका लिखित साक्ष्य है। ठीक है, इनका लिखित साक्ष्य हमें है। लिखित साक्ष्य है दैट मीन्स इनकी लिपि भी है। ठीक है, हमें लिखित साक्ष्य और इनकी लिखित लिपि भी है, इसके बारे में हमें जानकारी तो है, बट दोस्तों हम इनको अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, पढ़ा नहीं गया है, ध्यान रखिएगा, पढ़ा नहीं गया है अभी तक। तो अभी तक इनको क्या हुआ है, पढ़ा नहीं गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके अंतर्गत हम इतिहास के किस कालखंड को देखेंगे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को, जिसको दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को रखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे दोस्तों वैदिक काल को पढ़ते हैं। ठीक है, किसको पढ़ते हैं, वैदिक काल को रखते हैं। ये सभी जो काल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, ये आते हैं आपके आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक फेज में ये आते हैं। थर्ड है दोस्तों, थर्ड जो है, थर्ड है यहाँ पे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिक फेज, दैट मीन्स यहाँ पे लिखित साक्ष्य है। क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लिखित साक्ष्य तो है इनके पास। क्या है, लिखित साक्ष्य तो है, और इनके पास लिपि भी है। लिखित साक्ष्य है, लिपि भी है, और इसको पढ़ा भी गया है। ठीक है, ऐसी घटनाओं को हम कहाँ पे रखेंगे, ऐतिहासिक काल में। और इसके अंतर्गत कैसी घटनाएं आएंगी दोस्तों, तो यहाँ पे छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के ये सभी जो घटनाएं हैं दोस्तों हिस्ट्री के अंतर्गत, वो सभी ऐतिहासिक पीरियड के अंतर्गत आती हैं। यहीं पे एक और चीज को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, या आप सॉरी जो आपको पढ़ रहा है एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कुछ एग्जाम्स में, और आपको जानना भी चाहिए कि बीसी या इसी को बीसीई कहते हैं या इसी को ईसा पूर्व कहा जाता है, इसका क्या मतलब है। और दूसरी चीज होती है दोस्तों जिसको ईसवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईसवी कहा जाता है या एडी कहा जाता है, एनो डोमिनी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें एक टाइमलाइन होती है, कुछ घटनाएं जो उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं और कुछ घटनाएं जिसको हम ईसवी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म को यहाँ पे आधार बनाया गया है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी घटनाएं घटित होंगी उनको दोस्तों बीसी बिफोर क्राइस्ट कहा जाएगा, और उनके बाद की जो भी घटनाएं होंगी उसको दोस्तों एडी एनो डोमिनी या ईस्वी कहा जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होंगी, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो मैंने बता दिया। अब चलिए हम अपने चैप्टर में देखते हैं। हमारा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को भी एक बार थोड़ा सा आपके सामने कर देते हैं, फिर हम पीपीटी में उसको फटाफट रीड कर लेंगे। दोस्तों देखिए, जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक एज है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक जो आपका एज है दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं, एक को तो कहा जाता है पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है दोस्तों। और दूसरे को मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसको मीजोलिथिक फेज कहा जाता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण काल। और तीसरे को दोस्तों नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, नियोलिथिक एज कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, इसको 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिर जो है ये जो पूरा पाषाण काल है, इनको फिर वापस हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन-कौन से हैं? एक को हम लोग कहते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। दूसरे को कहा जाता है मध्य पुरा पाषाण काल, जिसको हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। आप समझ जाइएगा, ठीक है, हर चीज को यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके कर दिया है, तो समझ जाइएगा। थर्ड को कहते हैं दोस्तों कि उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल, दैट मीन्स इसको दोस्तों कहा जाता है कि अपर पैलियोलिथिक एज। तो इसको हमने 3 भागों में डिवीजन किया, और इनके जो डिवीजन करने का आधार है दोस्तों, ठीक है, इनको जो बांटने का आधार है, हम किस आधार पे इसको बांट रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनके जो बांटने का आधार है वो है इनके उपकरण। इनके उपकरण, या इसी को कहते हैं टूल्स। इनके टूल्स, जिससे ये क्या करते थे, अपना शिकार करते थे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मानव सभ्यता विकसित हो रही है, मानव सभ्यता डेवलप हो रही है। जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो मानव जो है अपनी विकास के क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मानव है अपने विकास के क्रम में किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार के औजारों का प्रयोग कर रहा है, इसी आधार पे इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हैं। अब हम इसको देखते हैं पूरा पाषाण काल को। निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों का जो बंटवारा किया गया है वो किसने किया है। जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 भागों में जो बांटा है वो किसने बांटा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। उनका नाम है लारटेट। क्या नाम है दोस्तों? लारटेट। लारटेट महोदय ने इसको 3 भागों में बांटा है। आगे हम देखेंगे, जैसे आएगा थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने जो है, थॉमसन ने दोस्तों 3 भागों में बांटा था काल को। एक को पाषाण काल बोला था, एक को कांस्य युगीन सभ्यता बोला था, और एक को जो है दोस्तों लौह काल बोला था। उसको हम आगे करेंगे थॉमसन का। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो लॉर्टेट हैं उन्होंने निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में बांटा है। ठीक है, अब हम लोग इसका पढ़ने का थोड़ा तरीका देख लेते हैं। जैसे आप कोई भी साइट पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे हमें अपनी पढ़ाई करनी है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारा जो ये पढ़ने का तरीका होगा उसमें हमें ये देखना है कि कोई भी स्थल जो है, कोई भी हम साइट पढ़ रहे हैं, ये साइट किस जगह लोकेटेड है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, दैट मीन्स किस राज्य में है, किस राज्य में है, किस नदी के तट पे है, ये पढ़ने का चीज होता है। दूसरी चीज, उस स्थल से हमें किन चीजों का प्रमाण मिला है, किन चीजों का हमें साक्ष्य मिला है। ठीक है, और थर्ड होता है इंपॉर्टेंट कि उनके खननकर्ता कौन है, उनके जो खोज करता है, किसने उसको डिस्कवर किया है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी साइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्थल कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसका लोकेशन किस स्टेट में है, किस नदी में है, इवन यहाँ तक पूछा है किस जिले में है, किस तहसील में है। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। वहां से हमें किन चीजों का साक्ष्य मिला है, किसका प्रमाण मिला है, और उसके खोजकर्ता कौन है। तो हम जब भी पढ़ेंगे तो हमारा ये 3 जो रहेगा, ये वे रहेगा कि हम कोई भी साइट को ले रहे हैं तो इसी तरीके से हम उसका खोज पड़ताल करेंगे। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। अब पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग फटाफट चीजों को देख लेते हैं। आपका पूरा पाषाण काल को हमने पहले ही बताया 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में हमने बांट दिया। एक को हमने निम्न पुरा पाषाण काल बोला, निम्न पुरा पाषाण काल बोला। दूसरे को दोस्तों मध्य पुरा पाषाण काल बोला, और तीसरे को उच्च पुरा पाषाण काल बोला। अब हमें इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा कि हमें यहाँ से क्या प्राप्ति हुई है, इनके उपकरण कैसे थे, इन्होंने अपना जीवन यापन कैसे किया। ठीक है, ये इनका व्यापार कैसा था, इनका जो है आर्थिक जीवन देखेंगे, उसमें व्यापार भी आ जाता है। ये सारी चीजों से रिलेटेड हम चीजें करेंगे। इनका समाज कैसा था, इनकी कुछ सांस्कृतिक चीजें भी थी कि नहीं, इनका धर्म विश्वास, इन सारी चीजों के बारे में हम फटाफट देखते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल है, ये ऐसा फेज है कि मानो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी एक आरंभिक अवस्था में आ रहा है, आरंभिक फेज में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो है बहुत ज्यादा चीजें जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो निम्न पूरा पाषाण काल है,
निम्न पुरा पाषाण काल में हम देखते हैं दोस्तों कि इनके सबसे पहले तो इनके टूल्स कैसे हैं, इनके हथियार कैसे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, ये इनके जो हथियार है एकदम ठोर उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? मतलब उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, ना ही उसकी कोई कहते हैं उसमें सुंदरता है, एकदम बेडौल तरीके के हैं, ना ही वो सुंदर है, ना ही वो सुडौल है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कोर उपकरणों का, कैसे उपकरणों का दोस्तों? तो कोर उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? कैसे उपकरणों का? कोर उपकरणों का प्रयोग ये कर रहे हैं, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है। इनके उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो इनके कोर उपकरण थे दोस्तों, इसमें कौन-कौन से उपकरण आते थे? जैसे इनका हो गया, इसमें हैंडेक्स आता था, क्लीवर आता था, ठीक है? कौन-कौन से उपकरण आता था? हैंडेक्स हो गया दोस्तों, क्लीवर हो गया, ये सभी इनके जो है इनके उपकरण होते थे। और इन्हीं उपकरणों के आधार पे ये जो निम्न पुरा पाषाण काल है, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं दोस्तों चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ठीक है? चॉपर चॉपिंग, जिसको पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, या इसी को पेबुल संस्कृति, पेबुल उपकरण मतलब वो जो रॉ फॉर्म में उपकरण मिल रहे थे, जैसे मिल रहे थे उसी से उसका यूज करते थे, इसको पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है? और इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी दोस्तों कि इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं आपको? इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इनके स्थल कहाँ कहाँ पे हैं? ध्यान रखिएगा, सोहन घाटी हो गया, ठीक है? क्या हो गया? सोहन घाटी हो गया। सोहन घाटी में इनके उपकरण मिलते हैं। दूसरी चीज कहाँ कहाँ पे इनके उपकरण देखने को मिलते हैं दोस्तों? बेलन घाटी। सोहन घाटी कहाँ पे है? सोहन घाटी दोस्तों ये पाकिस्तान में है, ठीक है? याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में है। बेलन घाटी ये उत्तर प्रदेश हो गया। इसके अलावा जो है डिडवाना हो गया। डिडवाना कहाँ पे? राजस्थान में इनका डिडवाना हो गया। और कौन सा स्थल है दोस्तों? नर्मदा घाटी में हथनौरा, भीमबेटका, ये सभी क्या इनके स्थल हैं। तो यहाँ पे हमने अभी मोटा-मोटी चीज़ों को हमने देख लिया कि ये कहाँ से मिल रहा है, निम्न पाषाण काल के, ठीक है? अब चलिए हम जो देखते हैं कि पीपीटी में क्या दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो उपकरण की खोज किया गया था, सर्वप्रथम दोस्तों, सर्वप्रथम 1863 में, कब? 1863 में प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1863 में प्रारंभ हुआ, उसके बारे में खोज करना। और सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने खोज किया, जो पुरातत्वविद थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? ये एक पुरातत्वविद थे, ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, आप इसको ध्यान रखिएगा। इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूड। इन्होंने दोस्तों 1863 में, कब? 1863 में इन्होंने जो है वो पलवरम एक जगह है, पलवरम एक जगह है, कहाँ पे है ये मद्रास के पास है। और वहां से दोस्तों इनको एक हथियार मिलता है, इनका एक टूल्स मिलता है, उसका नाम क्या है? उसका हैंडेक्स नाम है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, उसका हैंडेक्स नाम है, जो पलवरम नामक स्थान से इनको मिलता है। और इन्हीं के एक दोस्त हैं, उनका नाम है विलियम किंग। क्या नाम है? विलियम किंग। इनको भी उपकरण मिलते हैं, कहाँ से? यही पलवरम से थोड़ी दूर, जहां नाम है अतिरम पक्कम, एक जगह है, यहाँ से इनको जो है पूर्व पाषाण काल के उपकरण जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो आपके एग्जाम में कभी भी आए कि सबसे पहले किन्होंने खोजा, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा। ये एक पुरातत्वविद थे दोस्तों, ये ब्रिटेन के थे। और इस समय इसी वजह से जो प्रस्तर युगीन बस्तियों का जो खोजकर्ता कहा जाता है या जनक माना जाता है, वो रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही माना जाता है। देखिए अभी जस्ट पीछे ही मैंने डिस्कस किया था कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, आपको याद रखना है, थॉमसन, ठीक है? थॉमसन ने क्या किया था दोस्तों? ये डेनमार्क के एक वहां पे कोपेनहेगन संग्रहालय है, एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम की सामग्री के आधार पे इन्होंने दोस्तों क्या किया था कि त्रियुगी विभाजन किया था। क्या किया था? त्रियुगी विभाजन किया था। त्रियुगी विभाजन दोस्तों कैसे? उसको पाषाण काल में बांटा, कांस्य काल में बांटा, और उसको जो है लौह युग में बांटा। तो किसने किया था दोस्तों? थॉमसन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट है मानव का विकास। अब हम मानव का विकास देख लेते हैं। जैसे रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल है, होमो सेपियंस है। तो यहाँ पे ये जो मानव का क्रम हुआ है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है? जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है दोस्तों, इसी को हम लोग जो है वो आदि मानव की संज्ञा कहते हैं, देते हैं। इसी को आदि पूर्वज की संज्ञा दी जाती है, इसको आदि पूर्वज कहा जाता है, या इसी को पूर्व अत्यंत नूतन काल में ये मानव आया था, इसी वजह से इसको दोस्तों आदि मानव की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए जो निएंडरथल है, निएंडरथल मतलब ये जो मानव है, इसका हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये जो निएंडरथल मानव का प्रमाण मिलता है दोस्तों, वो जर्मनी से हमें देखने को मिलता है। और ये मानव किस काल में रहा होगा? तो ये मानव जो रहा था दोस्तों, ये पूरा ये मध्य एक सेकेंड, ये मध्य पुरा पाषाण काल में रहा था, ठीक है? मध्य पुरा पाषाण काल में ये मानव
था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड मध्यपुरा पाषाण काल माना जाता है। और दोस्तों ये जो निएंडरथल मानव था, इसी ने ही सबसे पहले जो है वो शव व्यापक विसर्जन किया। मतलब इसी ने सबसे पहले जो है, जो भी इनके घर में किसी का डेथ हो जाता था तो उसको उसने सबसे पहले दफनाना गाड़ना स्टार्ट किया। कौन से मानव ने? निएंडरथल मानव ने, ये ध्यान रखिएगा, निएंडरथल मानव ने किया था, ठीक है। और देखिए जो होमो इरेक्टस मानव है, होमो इरेक्टस जो मानव है दोस्तों, ये ऐसा पहला मानव है जो सीधा खड़ा होके चला था। कैसा? सीधा खड़ा होके चलने वाला। सीधा खड़ा होके चलने वाला कौन सा मानव है दोस्तों? ये है होमो इरेक्टस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये और ये जो होमो सेपियंस है, जिसको ज्ञानी मानव की संज्ञा दिया जाता है, ज्ञानी मानव कहा जाता है दोस्तों, ये होमो सेपियंस जो मानव है, इस मानव ने क्या किया था? इसको ज्ञानी मानव कहा जाता है, क्योंकि जो आधुनिक मानव है जिससे हम हमारी ओरिजिन हुई, हम है होमो सेपियंस, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो होमो इरेक्टस है या होमो सेपियंस है, हमें भारत में एक जगह है जहां से हमें जो है सर्वप्रथम मानव का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। मानव के जो है हमें साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है? वो नर्मदा घाटी में क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? नर्मदा घाटी में एक जगह है। क्या नाम है नर्मदा घाटी में? वो है हथनौरा, ठीक है। हथनौरा ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था दोस्तों अरुण सोनकिया ने। किसने किया था? अरुण सोनकिया ने दोस्तों इसकी खोज किया था इस स्थन की। और यहाँ से दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है वो मानव का कपाल मिला है, ठीक है। मानव की खोपड़ी मिली है, इसके साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। और माना जाता है कि जो मानव रहा होगा दोस्तों, या ये तो होमो इरेक्टस रहा होगा या होमो सेपियंस रहा होगा, क्योंकि इसमें लेकर के विवाद है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं कि आधुनिक मानव का विकास 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। देखिए आप टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ऐसे आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा एक दूसरे में लेकर के विवाद भी है, संदेह भी है, इसलिए इसको सही नहीं माना जा सकता बहुत ज्यादा, इसलिए आपको उससे फोकस करने की जरूरत नहीं है। देखिए होमो सेपियंस क्या है दोस्तों? इसको आधुनिक मानव के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है और निम्नलिखित नाम क्या क्या है इसके? इसको प्रज्ञा मानव, क्रो मैग्नोन मानव या चांस लेड ग्रिमाल्डी कहा जाता है, ठीक है। इन सभी नामों से किसे जाना जाता है? तो जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस है उसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अन्य तथ्य, कुछ और भी देख लेते हैं। पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण, कौन कौन से उपकरण मिले हैं? अभी जस्ट हमने पीछे क्लास में डिस्कस कर लिया है, तो अभी हम इसको फटाफट कर लेते हैं। कि देखिए क्या है, यहाँ से जो है क्रोड उपकरण, मतलब एकदम जो रॉ फॉर्म में उपकरण होते थे, जिसको पेबुल संस्कृति के उपकरण कहा गया है, वो यहाँ से प्राप्त होता है। कैसे उपकरण दोस्तों? पेबुल संस्कृति के उपकरण, ठीक है। पेबुल उपकरण यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जिसमें चौपड़ चॉपिंग संस्कृति भी इसको कहा जाता है। इनके जो उपकरण मिले हैं उसमें हस्तकुठार है, हैंडेक्स है। किसको मिला था ये? अभी हमने पीछे जस्ट किया है ना, किसको मिला था ये मद्रास के पलवरम नामक स्थान से किसको मिला था? फटाफट बताइए। रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था, ठीक है। क्लीवर इनके उपकरण होंगे, खंडक, गड़ासा, ये सभी जो है ये पूरा पाषाण युग से संबंधित उपकरण है। और इनके स्थान कहाँ पे है? इसको भी हमने पीछे देखा, फटाफट यहाँ पे भी देख लेते हैं। बेलंग घाटी, बेलंग घाटी कहाँ पे? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमें जो है इनके उपकरण देखने को मिलते हैं। सोहन घाटी पाकिस्तान, नर्मदा घाटी भीमबेटका का चित्री शैलाश्रय, यहाँ सभी से जो हमें पूरा पाषाण युगीन जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। पूरा पाषाण युगीन साक्ष्य हमें कहाँ से नहीं मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा, कहाँ से नहीं मिलते हैं, ठीक है। केरल, एक हो गया आपका केरल, और गंगा का ऊपरी मैदान, ठीक है। गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान छोड़ करके, ऊपरी मैदान को छोड़ करके बाकी शेष पूरे भारत में दोस्तों जो है इनके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित, ठीक है। अब मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, मध्यपुरा पाषाण काल को। देखिए मध्यपुरा पाषाण काल में यहाँ पे हमने देखा, जैसे कि अभी देखिए मध्यपुरा पाषाण काल है, ठीक है। मध्यपुरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि अभी इसके पहले हमने देखा था जो उपकरण थे जिसको हम लोग पेबुल कहते थे, पेबुल जो उपकरण थे, अब यहाँ पे दोस्तों फलक संस्कृति आ गई। क्या आ गई? फलक संस्कृति आ गई। अब इनके जो उपकरण हैं वो सिर्फ पत्थरों से नहीं बन रहा है, पत्थरों में बहुत विविधता हो गई। पहले क्या था, सिर्फ क्वार्टजाइट के बनते थे। यहाँ पे उनके फलक को, जो भी पत्थर होते थे उनके फलकों को निकाल करके इसके उपकरण बनाने लग गए, ठीक है।
तो ये इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से इसको पुरा पाषाण जो युग है, मध्य पुरा पाषाण युग, इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन-कौन से थे? वेधनी हो गया, छेदनी हो गया, खुरचनी हो गया, या इसी को स्क्रैपर, यहाँ पे नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, स्क्रैपर हो गया। ये सभी उपकरण जो मिले हैं दोस्तों, वो मध्य पुरा पाषाण काल से मिले हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है कहते हैं हम लोग फलक संस्कृति। अब इसके स्थल कहाँ पे है? देखिए, मैंने अभी बताया ना कि इनके जो उपकरण थे वो शल्कों को निकाल करके विविध उसके जो शल्क होते थे, उसके जो फलक होते थे, उससे उसका निर्माण किया जाता था। इनके स्थल कहाँ-कहाँ से मिले हैं? फटाफट स्थलों को देख लेते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो ये सेम चीज है, कहाँ पे? नेवासा, ठीक है। नेवासा कहाँ पे है ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र में नेवासा हो गया। फिर वही हथनौरा, अभी मैंने आपको बताया कि हथनौरा से ही जो मानव का कपाल मिला है, माना जाता है दोस्तों कि जो मानव है ये होमो सेपियंस रहा होगा, ठीक है। माना जाता है कि मानव जो है वो होमो सेपियंस रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें अन्य तथ्य कुछ देख लेते हैं। उच्च पुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण देख लेते हैं, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल, अभी हम ये पाषाण काल को ही 3 भागों में बांट करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा कि इनके जो उपकरण है दोस्तों वो आ गए ब्लेड्स और ब्यूरिन, इसीलिए इनके जो उपकरणों के आधार पे ही दोस्तों इनको जो है ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है। और इनके जो उपकरण है, अब दोस्तों यहाँ पे उपकरण है वो हड्डी से भी बनने लगे हैं। पहले में हमने क्या देखा कि जो उपकरण बन रहे थे वो पत्थरों से बन रहे थे, उसके बाद उनके शल्कों से निर्माण हुआ, यहाँ से उन सभी चीजों का तो निर्माण हो रहा है, साथ ही में हड्डी के भी उपकरण बनने लगे। और इसका साक्ष्य में कहाँ से मिलता है? तो बेलन घाटी, ये उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है, यहाँ से हमें जो है हड्डी के बने उपकरण प्राप्त होते हैं। और यहाँ से हड्डी की मातृ देवी, आप ध्यान रखिएगा, हड्डी की बनी मातृ देवी कहाँ से मिली है? ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली है, ठीक है। और देखिए इनके क्या उपकरण है, तछड़ी हो गया, खुरचनी हो गया, ये सभी इनके उपकरण हैं। देखिए चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो ये सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया, ये क्या था? ये निम्न पुरा पाषाण काल था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निम्न पुरा पाषाण काल का ये था, वहां पे उपकरण थे। भारत में पुरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? जो पूरा पाषाणिक उपकरण मिले हैं वो पलवरम मद्रास से मिले हैं। किसने ढूंढा है? तो ये 1863 में किसने ढूंढा है दोस्तों? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ढूंढा है। उनको क्या मिला था? तो वहां से उनको हैंडेक्स मिला था। परिष्कृत औजारों का विकास किस युग को माना जाता है? ये उच्च पुरापाषाण युग को माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उपकरण है दोस्तों वो अब हड्डी के भी बनने लगे हैं, ठीक है, हड्डी के भी बनने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अन्य तथ्य कुछ देख लेते हैं कि निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरी, देखिए हथनौरी नहीं हथनौरा है, ये कहाँ पे? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। इसकी खोज 1982 में किसने किया था? अरुण सोनकिया ने किया था। यहाँ से मानव कपाल हमें प्राप्त हुआ है। और ये जो सिंहावल और संगोल, ये भी 2 स्थल हैं जो निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है इसमें मध्य पाषाण काल, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज अपनी क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज आप कमेंट में बताइए। अगर और भी अगर किसी तरीके का आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इसके आगे की जो भी चीजें हैं उसको हम कल कवर करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।